नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है नलिन एकेडमी पर। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं 300 प्रश्न बिहार जीके के ऊपर। इस बार भी इस वीडियो में हम लोग यही करने जा रहे हैं। यह वीडियो नंबर 2 है जिसमें कि 300 सवाल पुनः बनाए जाएंगे और यह प्रैक्टिस सेट ऐसे ही चलता रहेगा। आपके पिछले रिस्पॉन्स को देखकर मैं खुश हूँ और मैं मोटिवेशन से भरा हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया सेशन। पहला सवाल आपके सामने है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों, इसका उत्तर है 3 जनवरी 2000 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका उत्तर है 6 साल। तीसरा प्रश्न, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो आप जानते होंगे कि यह आते हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 4, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो विधि अधिकारी कौन होगा? महाधिवक्ता। अगला सवाल, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो आप जानते होंगे कि जाकिर हुसैन तो राष्ट्रपति हुए ही, रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति हुए। तो हमारा जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 6, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 25 वर्ष। 7वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? क्या राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, क्या न्यायिक संबंधी शक्तियां हैं? इसका उत्तर है हाँ, ये तीनों ही सही है, यानी कि उत्तर डी। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है अब्दुल गफूर। ये बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे। अगला सवाल है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। आप जानते होंगे। एक और सवाल, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, शब्द पे ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? जल्दी से दीजिए इसका उत्तर। इसका उत्तर है अनुच्छेद 202। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन, आपको याद आ गया होगा पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? दोस्तों, आप जानते हैं कि इसी दिन जब से यह लागू हुआ उस दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 24 अप्रैल 1993। 12 नंबर सवाल, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए, प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वह भारत के 2.86% के बराबर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? किसके किसके साथ? नेपाल और उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं कि बिहार जो है इसके उत्तर में नेपाल, लेकिन उत्तर में तो नेपाल है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो तो पश्चिम है, यानी कि इसका उत्तर सीतामढ़ी तो नहीं हो सकता और सिवान भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका उत्तर है पश्चिमी चंपारण। और देखिए, सीतामढ़ी तो इधर है और सिवान यहाँ पर। ये पश्चिमी चंपारण है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ बॉर्डर लगा रहा है, जबकि सीतामढ़ी सिर्फ नेपाल के साथ और ये सिर्फ सिवान सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ लगाता है। तो 14 नंबर सवाल देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? तो यह तो फेमस सवाल है और इसका उत्तर है गया। प्रश्न संख्या 15, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या है? कैमूर। दोस्तों, आपको पूरे बिहार का मानचित्र अपने दिमाग में रखना है कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा प्रमंडल कहाँ पर है।
नदियाँ, मिट्टी, पहाड़ सब दिमाग में होने चाहिए। तभी आप इन सवालों के उत्तर देते समय अपने माइंड मैप को सही तरीके से सूचित कर सकेंगे। 16 नंबर सवाल है कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? बताइए, गंगा नदी पर कहाँ मिलती है कोसी? इसका उत्तर क्या है? कुर्सेला। कुर्सेला के पास मिलती है। प्रश्न संख्या 17, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? सोन नदी है। हिरण्यवाह नाम से जाना जाता है और सोन नदी जो है आती है मध्य प्रदेश से और झारखंड होते हुए बिहार में आ जाती है। 18 नंबर सवाल, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो तुतला जो जलप्रपात है, आप याद अगर आपने किया हो तो इसका उत्तर है सासाराम। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? इसका उत्तर है लीची उत्पादन बिहार पहले नंबर पर है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोडमैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों याद रखिए, कृषि रोडमैप 2008 में लागू किया गया था, शुरू हुआ था। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? सवाल पर ध्यान रखिए, पूछा जा रहा है कि जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जैविक कृषि को बढ़ावा देना। तो कितने जिले हैं जिनको इस उद्देश्य के लिए चुना गया है? इसका क्या उत्तर होगा? 13 जिले। प्रश्न संख्या 22, सेवाराम और हुलसालाल सेवाराम और हुलसालाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से है? ऑप्शन देख के यह कहा जा सकता है कि कौन से चित्रकला से है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री आपके याद में आ रही हो तो इसका उत्तर है पटना कलम शैली। 23 नंबर सवाल, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है दरभंगा। 2011 की जनगणना से सवाल है कि बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 61.8%। ये सारे सवाल महत्वपूर्ण है और जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे 2011 की जनगणना के सवाल आपके सामने बार बार आएंगे, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से करके रखना है, क्योंकि यह हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक भी है। 25 नंबर सवाल देखिए, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला बताइए कहाँ है? इसका उत्तर है गया जिला। शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी प्रसिद्ध जगह पटना। डचों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? यह सवाल पहले पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। 30 नंबर सवाल देखिए, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी मारा गया था? तो कहानी याद है? इसका उत्तर है डॉक्टर आर लॉयल। 30 नंबर सवाल, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वहाबी आंदोलन बिहार पटना केंद्र। इसका उत्तर है मौलवी विलायत अली। सवाल अगला है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? क्या होगा इसका उत्तर? शांति नारायण। 32 नंबर सवाल है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की? अनुशीलन समिति जो बंगाल में शुरू होती है, उसकी एक शाखा पटना में खोली जाती है। इनके द्वारा खोली जाती है तो सचिंद्र नाथ सान्याल। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखिए, और यह भी कि यह कब खोली गई पटना में। तो इसका उत्तर है 1913। 33 नंबर सवाल, बिहार प्रांतीय सम्मेलन, कांग्रेस का जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका उत्तर है पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 34, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता का नाम बताना है आपको। तो इसका उत्तर है राहुल संस्कृत्यायन। याद रखिए, राहुल संस्कृत्यायन है जिन्होंने कई हिंदी में रचनाएं रची हैं, गंगा से वोल्गा तक। ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्य में। संगीतकार बोला क्या, साहित्यकार हैं। 35 नंबर सवाल, बिहार के किस जिले में
गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। इसका उत्तर है, यह बात उन्होंने मुजफ्फरपुर में की थी। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? ऑप्शन है हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से अधिक। तो दोस्तों इसका उत्तर यह है कि हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, इन दोनों ने जमकर खिलाफत आंदोलन का विरोध किया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो आप इनका नाम जानते ही हैं। सवाल लेकिन पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन के समय, तो उस समय थे स्वामी विद्यानंद जो बिहार में कृषकों का नेतृत्व दे रहे थे। देखिए 38 नंबर सवाल, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार, इसका उत्तर है सर अली इमाम, सर अली इमाम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो बिहार में इसकी रूपरेखा तैयार की थी राजेंद्र प्रसाद ने। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? सवाल ध्यान से सुनिए, एक तो पूछा जा रहा है कि जो पटना में जुलूस निकाला गया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उस समय जुलूस का नेतृत्व कर रही थी महिला, उनका नाम था भगवती देवी। चलिए अगला सवाल है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 1930 ईस्वी, याद रखिए। अगला सवाल, और यह बताइए कि चौकीदारी कर जो है कहाँ पर यह अभियान शुरू हुआ था कि नहीं देना है, चौकीदारी कर अंग्रेजों को नहीं देना है? इसका उत्तर क्या है? मुजफ्फरपुर होना चाहिए। 42 नंबर सवाल, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? 1937 की बात हो रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद यूनुस। प्रश्न संख्या 43, बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो इनका नाम था राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को इस समस्या के बारे में बताया था और उनको कन्विंस किया था कि आप आइए बिहार तो कुछ काम बने। 44 नंबर सवाल है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपने शायद याद कर लिया हो, नान्यदेव है, नाम रट्टा मार के रखिए, नान्यदेव। 45 नंबर सवाल, मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो देखिए कौन कौन है, एक एक करके चेक करते हैं। क्या पटना और गया में? पटना तो होगा ही नहीं, पटना जहाँ है उसको, एक सेकेंड, मगध महाजनपद की बात हो रही है ना कि मगध प्रमंडल की। तो मगध महाजनपद में बिहार में कौन कौन जिले शामिल हैं? तो वैशाली नहीं होगा, इसमें मुंगेर बांका नहीं होगा, इसमें वैशाली नहीं होगा, तो इसका उत्तर ए ही होना है, क्योंकि ये महाजनपद की समय की बात हो रही है, पटना और गया। ठीक है। 46 नंबर सवाल, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? इसका उत्तर तो लिच्छवी होगा। बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि पूरा पाषाण कालीन औजार नालंदा से प्राप्त हुए हैं, मुंगेर से भी प्राप्त हुए हैं और सारण से भी। आपको चिरांद याद है? 48 नंबर सवाल, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी, आपको बताना है यह कब हुई? तो 493 ईसा पूर्व में हुई थी। 49 नंबर सवाल, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? इसका नाम है उदयीन, यह अजातशत्रु का बेटा था। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई? अश्वघोष, देखिए बुद्ध चरित्र तो अश्वघोष की है ही, लेकिन सूत्र अलंकार और सौंदर्यानंद यह भी अश्वघोष की ही पुस्तक है। तो चलिए इसी के साथ 8वां नंबर सेट लगाते हैं।
आ जाइए 8वें नंबर सेट पर। इसका पहला सवाल है आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आप जानते होंगे यह जिला शिवहर है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इससे पहले वाले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि उत्तर बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आता है। उसका आंसर क्या था? CWG। लेकिन जो दक्षिण बिहार है वह AW में आएगा, याद रखिए। अगला सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून। बिल्कुल, मानसून का जो टाइम है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार में किन क्षेत्रों में है? तो आप ध्यान से देखें तो ये जो पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा लिखा है, इन तीनों जगहों पे ये बल सुंदरी मिट्टी है, वहां मिलती है। 5वां नंबर सवाल है पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये आप जानते ही होंगे शायद, फतुहा के पास मिलती है, याद रखिए अगर नहीं पता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो इसका उत्तर होगा सोन नदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? देखिए, आपसे कुंड के जलप्रपात के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। हर सेट में जिस अनुपात में सवाल डाले गए हैं, आप याद रखिए कि उसी तरीके के सवाल और उसी अनुपात में लगभग लगभग सवाल आएंगे। जैसे नहरों के हिस्ट्री का जो सवाल है, कुंड है, नदियां हैं, यानी कि भूगोल के और पर्यटन वाले, और इस तरीके के जैसे जैसे सेट में आप अनुपात देख रहे हैं सवालों का, लगभग लगभग वैसा ही बीपीएससी का सवाल उसी अनुपात में आता है। तो उसी दृष्टिकोण से आप अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग आपको समय देना है। जैसे कि कुंड वाले पूरे लिस्ट को एक बार आपको याद कर लेना है अच्छे से, उसके बाद सवाल बनाते रहिए। तेलहर कुंड जो है कहाँ है? यह है कैमूर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? सवाल है कि नहरों के द्वारा कहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। इसका उत्तर है नहर रोहतास में। बहुत सारे क्या वो बने हैं वहां पर, तो व्यवस्था है नहरों की सोन नदी के ऊपर। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? बाण सागर। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। देखिए, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? 10 नंबर सवाल। इसका उत्तर है फतुहा। अभी फतुहा का नाम ऊपर भी आया, पुनपुन नदी मिलती है फतुहा में गंगा से। प्रश्न संख्या 11, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो इसका उत्तर है 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति शुरू हुई थी। 12 नंबर सवाल देखिए, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? जी हाँ, ये है जहानाबाद में। जहानाबाद, आप लोगों ने एक वेब सीरीज शायद सुना हो, जहानाबाद के ऊपर ही बनी थी, तो ये वही है जहानाबाद में। 13 नंबर सवाल, बिहार के किस राजनेता को लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, बिल्कुल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बताइए। इसका उत्तर है बिहार बंधु। याद रखना है, बिहार बंधु है बिहार का पहला समाचार हिंदी वाला हिंदी समाचार पत्र। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। इसका उत्तर है इमदाद अली खां। 16 नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कभी भी। 16 नंबर सवाल, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? इसका उत्तर है कन्यादान। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जितने भी हम लोग सवाल कर रहे हैं वो कोई ऐसा सवाल नहीं है जो फालतू के हों इसमें लिखे हुए। सारे सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो हर प्रश्न पे ध्यान देना है आपको। अगर कोई नहीं आता है तो उससे याद कीजिए। देखिए, 17 नंबर सवाल, बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताना है आपको। तो देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 24, 20, 10 से 27, 31, 15। 24 से 27, 3 का अंतर। चलिए 18 नंबर सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है शेखपुरा। हम लोगों ने देखा था कि शिवहर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, लेकिन शेखपुरा
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। 17वीं विधानसभा जो हुई है, सॉरी 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ, उसमें निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? महिला विधायक कितने हैं इस विधानसभा में? तो इसका उत्तर है 26। 20 नंबर सवाल देखिए, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई? तो इसका उत्तर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा उत्तर डी होने वाला है। चलिए 21 नंबर सवाल, बिहार नहीं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? इंपॉर्टेंट सवाल, और इसका उत्तर है अनुच्छेद 154, 154। 22 नंबर सवाल देखिए, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? एक वर्ष में कितनी बार, कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? तो 4 बार। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया 1935। अगला सवाल, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? इसका उत्तर है मात्र 3 महीने, इससे ज्यादा नहीं है रोकने का प्रावधान। 25 नंबर सवाल देखिए, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया? हिस्ट्री का सवाल है, और इसका उत्तर है राजगृह। नाम दोनों याद रखना है, एक तो महागोविंद और दूसरा कि ये दरबारी थे, दरबारी वास्तुकार थे किसके? बिंबिसार के। चलिए 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? ये फेमस नाम है, आप लोगों ने नेशनल हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसका नाम है शशांक। 28 नंबर सवाल, अंग्रेजों के पौत्र कुमार अजीज ने पटना का नाम क्या कर दिया था? तो अजीज नहीं, अजीम। राजकुमार जो अजीम है, उन्होंने अजीमाबाद कर दिया था। पटना नाम से कितना लगाव है हम लोगों को, और ये अजीमाबाद थोड़ा अलग, बिल्कुल अलग, सूट ही नहीं करता है। सोचिए अगर ये अजीमाबाद नाम होता पटना का तो कैसा लगता। 29 नंबर सवाल, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासन के समय बना? मनेर वाली बात हो रही है, मनेर वाली। देखिए मनेर में जो बना उसका उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में बना। मखदूम शाह दौलत का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में बना। कहाँ बना? बिहार के मनेर में बना। 30 नंबर सवाल देखिए, 1922 से 1923 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मुंगेर में किसान सभा का आयोजन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर। बिल्कुल। 31 नंबर सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहां से जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हो गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जवान रहे होंगे, तभी जेल की दीवार फांद गए, नहीं तो इंदिरा गांधी के समय, आपातकाल के समय तो बूढ़े हो गए थे बेचारे। तो अपनी जवानी के दिनों में इन्होंने दीवार फांद के इतिहास रचा। तो यह जो जेल था वह है हजारीबाग का जेल। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ? तो क्या वह बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का चित्रण हुआ, या पुरातात्विक स्थलों का हुआ, या इनमें से अधिक? दोस्तों इसका उत्तर है बिहार के सामान्य जनजीवन का इसमें चित्रण हुआ। आपको अगर याद हो तो उसमें आपको दिखेंगे कि किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, कोई बुनकर
कपड़ा बुन रहा है, इस तरीके के सामान्य दिनचर्या वाले काम जो होते हैं उसका चित्रण पटना कलम में हुआ है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, देखिए। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में, जो कि अभी पटना में है, द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया? देखिए, सदाकत आश्रम जो है उसके संस्थापक भी यही व्यक्तित्व है। इनका नाम है मजहरुल हक। देखिए सवाल नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? इसका उत्तर क्या है? सारण। अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था सारण को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यह है 35 नंबर सवाल। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा काला अशोक। तीसरा अशोक के समय हुआ था, तो दूसरा हुआ काला अशोक के समय। चलिए, 36 नंबर सवाल है आपके लिए। बौद्ध धर्म के प्रचारक हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था महेंद्र को। 37 नंबर सवाल देखिए, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? बताइए उस तिब्बती बौद्ध यात्री का नाम जिसने इन दोनों जगहों पर हुए आक्रमण का वर्णन किया। तो इसका उत्तर है धर्म स्वामीन। 38 नंबर सवाल, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? इसका उत्तर क्या है? अफगानियों का अधिकार था। देखिए, 39 नंबर सवाल है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्ज किया गया, कब किया गया? इसका उत्तर होगा 1580। ठीक है, अकबर के टाइम पे। अंग्रेजी व्यापारियों ने पटना के किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? आपको बताना है अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा कब पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई। इसका उत्तर है दोस्तों 1651 ईस्वी में। अगला सवाल, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? कानपुर वाले युद्ध में, लखनऊ वाले युद्ध में, या रीवा वाले युद्ध में? क्या उत्तर होगा इसका? कानपुर वाले युद्ध में। नाना साहब कानपुर में सक्रिय थे 1857 के समय। अगला सवाल है, पाल कालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है नालंदा। देखिए, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में जो चौकीदारी आंदोलन हो रहा था, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हो रहा था, वह कौन से आंदोलन का हिस्सा था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, क्योंकि इसी में अवज्ञा के तौर पर टैक्स न देने की बात की गई थी। नमक कर से शुरू किया गया था इस चीज को कि नमक का टैक्स नहीं देंगे। इसी तरीके से कई तरीके के टैक्स नहीं देने का संकल्प लिया गया था। देखिए, अगला सवाल है 44 नंबर सवाल, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? ठीक है, तो ये कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था यह। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिले से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल की बात हो रही है, तो इसका उत्तर है सारण और वैशाली। ठीक है, अगला प्रश्न 46 नंबर, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका उत्तर है विदेह। दोस्तों, विदेह ही वह राज्य है। देखिए, वैदिक काल का ज्यादातर जो वैदिक सभ्यता है विकसित हुई है वह इसी क्षेत्र में, विदेह के क्षेत्र में हुई है, उत्तर वैदिक काल में भी। यहां तक कि बाद में कई उपनिषद वगैरह भी जो लिखे गए वह विदेह में ही लिखे गए हैं। प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है लिच्छवियों के द्वारा, लिच्छवी गणराज्य। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राज्यवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो इसके अनुसार बृहदत्त वंश का शासन था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के शासन पर बैठा? कितने साल का था? तो बिंबिसार जो है वो 15 साल का था, सिर्फ 15 साल का। आप क्या कर रहे थे 15 साल में?
आर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? बताइए, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो सिंपल सा जवाब इसका है प्राच्य। इसी के साथ हमारा सेट नंबर 8 भी समाप्त होता है और सेट नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इस तरीके से सेट नंबर 9 की तरफ हम लोग कूच करते हुए ये कूद के आ गए सेट नंबर 9। चलिए, पहला प्रश्न, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पाटलिपुत्र पर देखिए यवनों का आक्रमण हुआ पाटलिपुत्र पर, ये बात लिखी है गार्गी संहिता में। पूछा जा रहा है कि उस समय कौन था जो शासन कर रहा था? तो इसका उत्तर है पुष्पमित्र शुंग। ठीक है। दूसरा सवाल, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासन में हुआ था? किसके शासन में हुआ था? क्या उत्तर होगा? तृतीय बौद्ध संगीति, अशोक के समय में, बिल्कुल। तीसरा नंबर सवाल, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म, जैन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। लुम्बिनी में तो हुआ था भगवान बुद्ध का। चौथा नंबर सवाल है, नागार्जुनी गुफाएं, जो नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में से किसके आजीविकों के लिए माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ता हूँ। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो नागार्जुनी गुफाएं हैं उसमें अशोक और दशरथ दोनों के द्वारा बनाई गई गुफाएं। दशरथ अशोक के पौत्र थे, यानी कि पोते। ये आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई गई गुफा थी, जहाँ ये लोग रहते थे, ध्यान करते थे। पांचवा नंबर सवाल है, बिहार सहित पूर्वी भारत में मौर्यों का आगमन हुआ था। कब हुआ था? मौर्यों का आगमन पूर्वी भारत में हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। और बिहार में भी उत्तर वैदिक काल में, विदेह वाले क्षेत्र में, उत्तरी बिहार में। छठा सवाल, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? क्या नाम है उसका? उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय वो गोपाल ने ही स्थापित कराया। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक हैं। सातवां नंबर सवाल, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? एक पशु विज्ञानी का नाम बताइए जो गुप्त काल के थे। महीप थे, कंकणपा थे, या पाल काप्य थे, या उपयुक्त में कोई नहीं। इसका उत्तर है दोस्तों महीपा। याद रखिए इस सवाल को। आठवां नंबर सवाल, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल अभियान से लौटते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर हमला किया था? इसका उत्तर है तिरहुत के क्षेत्र में किया था हमला, यानी उत्तर बिहार। नौवां नंबर सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? इसका क्या उत्तर है? दरभंगा। अगला सवाल, मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? जब बाबर मर रहे थे जनाब, बाबर, तो बताइए कौन थे? तो इसका उत्तर है बिहार के शासक थे जलाल खान नुहानी। नुहानी वंश का शासन चल रहा था, जलाल खान नुहानी थे। और 11 नंबर सवाल, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया बिहार पर, बताइए किस मुगल शासक के समय हुआ ये? इसका उत्तर है बहादुर शाह प्रथम। यानी कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, बंगाल का शासन स्थापित हो गया बिहार में। अगला सवाल, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो था वो कौन सा था? तो इसका उत्तर है पूर्णिया। ठीक है। सन्यासी विद्रोह पूर्णिया में हुआ और ये बंगाल में ज्यादा बड़ा आंदोलन था ये। अगला सवाल है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ, वही जब वो नालंदा में लूटपाट वगैरह मचा, तब बिहार में किस वंश का शासन था? उसका तो उत्तर है कि कर्नाट वंश का शासन था। लेकिन कर्नाट वंश के शासक कौन थे? इसका उत्तर है नरसिंह देव। आपको नान्यदेव याद होंगे, ये कर्नाट वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने
बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों से लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो इसका उत्तर है ए, यानी कि बक्सर का युद्ध। 15 नंबर सवाल, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, इससे संबंधित सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। कहाँ हुआ था सबसे पहला? पटना में हुआ था। अब पूछा जा रहा है कब हुआ था। इसका उत्तर है 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल 16 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो यही थे जनरल लॉयल। यह सवाल आपसे पहले पूछा जा चुका है जनरल लॉयल के ऊपर। 17 नंबर सवाल, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? वीर कुंवर सिंह जब शहीद हो गए तो उनके भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला सवाल है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? बताइए, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब किसको नियुक्त किया था? सिताब राय को? बिल्कुल सही जवाब, सिताब राय। अगला सवाल, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उल गुलान विद्रोह, उल गुलान का मतलब भी विद्रोह ही होता है, एक तरीके से परिवर्तन। तो देखिए इसका उत्तर है मुंडा विद्रोह। उल गुलान विद्रोह का संबंध मुंडा विद्रोह से था। 20 नंबर सवाल, बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? राखी बंधन का दिवस मनाया गया दरभंगा के क्षेत्र में। देखिए बंगभंग आंदोलन जो था एक तरीके से इसे सांप्रदायिक न होने दिया जाए इस चीज को लेकर था, क्योंकि अंग्रेज जो है बंगाल के क्षेत्र को हिंदू और मुसलमान के तौर पर अलग अलग बांट रहे थे कि ज़्यादा जनसंख्या जिनकी है उन्हें पूर्वी बंगाल और जिनकी जनसंख्या हिंदुओं की जिधर ज़्यादा यानी कि पश्चिमी बंगाल उसे अलग कर रहे थे धर्म के आधार पर। तो देश के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने राखी बंधन त्यौहार कई जगहों पर रक्षाबंधन का दिवस मनाया ताकि दोनों संप्रदाय के बीच में समरसता बनी रहे। 21 नंबर सवाल देखिए, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? 1914 की बात हो रही है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, एक तो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी और दूसरे थे मजहरुल हक। राजेंद्र प्रसाद उस समय मुखर तौर पर नहीं आए थे राष्ट्रीय आंदोलन में। अगला सवाल, मुजफ्फरपुर का जो बम कांड था उसमें किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? क्योंकि आपको याद होगा कि हत्या के प्रयास में कोई और 2 लेडीज मर गई थी, लेकिन प्रयास किसके लिए किया गया था? इसका उत्तर है जज थे किंग्सफोर्ड। 23 नंबर सवाल, हिंदू पेट्रियार्क के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? कौन थे ये? इनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। 24 नंबर सवाल, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद तो गए ही थे, ब्रज किशोर प्रसाद जी ये भी गए थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी थे। ये तीनों ही लोग गांधी जी के साथ जाते हैं और धीरे धीरे यहीं से ये एक नेशनल लीडर बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए 25 नंबर सवाल, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो तारीख पूछ रहा तो कुछ अलग भी होता, साल तो वही होगा 1919। हालांकि ये आंदोलन 1919 में चालू हुआ था लेकिन ये नेशनल लेवल पे चालू नहीं हुआ था, यहीं के जो लोकल नेता थे उन लोग मिलकर इस आंदोलन को शुरू कर रखे थे। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में कौन रहेगा? मुख्यमंत्री ही तो हैं। 27 नंबर सवाल का उत्तर दिया जाए, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? क्या यह भोला प्रसाद शास्त्री थे? बिल्कुल सही जवाब है आपका। 28 नंबर सवाल, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों का सलाह कौन देगा? तो जो जानता हो और ना सिर्फ जानता हो, जिसको नियुक्त किया गया हो। तो इसका उत्तर है महाधिवक्ता। एक तरीके से सरकारी वकील हैं ये मेन, तो ये सारे संबंधी जो विधि संबंधी सलाह है ये देते रहते हैं। देखिए 29 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है?
कि क्या है इसका मतलब कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसा संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 के। देखिए, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित लगभग लगभग सारे जो उपबंध है वो अनुच्छेद 243 में ही है, लेकिन उसके के नंबर 43 के में लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ठीक है, यहाँ सवाल ग्राम पंचायत का भी नहीं है, ना ग्राम सभा का है, कुछ नहीं। सवाल है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। 31 नंबर सवाल, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 सही जवाब है इसका। 32 नंबर सवाल देखिए, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका उत्तर है विधानसभा के उपाध्यक्ष को। याद रखिए कि विधानसभा का अध्यक्ष किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष को सौंपेगा। 33 नंबर सवाल, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बहुत पहले बन चुके थे, जाकिर हुसैन, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं। 34 नंबर सवाल है, वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? भारत भर में कितने उच्च न्यायालय बने हुए हैं? इसका उत्तर है 25। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर है 3 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है बताइए? वह भारत का नागरिक हो, ये तो इंपॉर्टेंट है, तो होना ही है। जो भी सरकारी आदमी है बिहार में बन रहा, पूरे भारत में बन रहा, उसका नागरिक होना जरूरी है भारत का। इसके अलावा 35 वर्ष का आयु पार कर चुका हो, ये भी सही है, ये भी इंक्लूड होगा। और यह भी इंक्लूड होगा कि किसी लाभ के पद पर ना रहे वो। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 37 नंबर, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बिहार या किसी भी विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। 38 नंबर सवाल देखिए, तिरहुत परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत परमंडल, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर। 28 नंबर सवाल का देखिए, सॉरी 39 नंबर सवाल है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? क्या वह कमल है, चमेली है, गेंदा है? जी हाँ, गेंदा है, गेंदा, गेंदे का फूल। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? एक तो पटना में है और दूसरा अररिया। याद रखिएगा, चिड़ियाघर दूसरा बन रहा है अररिया में, और दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है कैमूर, रोहतास। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जा रहा है, जो कि कैमूर और रोहतास दोनों जगह है, इसलिए मैं उस दोनों जिलों का नाम ले रहा हूँ। यहाँ तक कि कैमूर अभ्यारण्य जो है वह पलामू यानी झारखंड के पलामू जिले में भी है, गढ़वा जिले में भी है। तो इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर के टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, कैमूर टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। अभी तक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अगला सवाल, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? कब से कब तक लागू होगी? तो 15 में तो पहला लागू हुआ था, तो ये तो होना नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों 20 से 25। हाईलाइट किया जाए, 20 से 25। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी जो है, जो कि रांची के पास से निकलती है और सोन नदी में मिल जाती है, इसलिए वह सोन की सहायक नदी है। देखिए 43 नंबर सवाल, बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? इसका उत्तर है लाल मिट्टी जो है गया और रोहतास में मिलता है, दरभंगा नहीं होगा उत्तर, इसलिए अपना उत्तर होगा कुल मिलाकर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी। 43 नंबर सवाल तक हो गया है। अब देखते हैं 44 नंबर सवाल, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? गर्मियों में किस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है? कहाँ ज्यादा होगा? जो समुद्र के थोड़े करीब हो, पूर्वी भाग। अगला सवाल 45 नंबर, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? ये याद रखिए, ये 12 जिलों से प्रवाहित होती है।
बक्सर से आती है, जो पटना और भागलपुर होते हुए निकल जाती है। इस बीच में 12 जिले पड़ते हैं, उसमें मुजफ्फरपुर भी है, बेगूसराय है। चलिए, 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो हम लोगों ने पिछली बार जो सेट लगाया था उसमें दो कुंड तो वैसे भी याद कर लिए थे मुंगेर के, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड। मखदूम कुंड के बारे में जानकारी हमें नहीं है कि वह कहाँ है, लेकिन वह मुंगेर में नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? मखदूम कुंड। 47 नंबर सवाल देखिए, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है? इसका उत्तर है पश्चिमी चंपारण। त्रिवेणी नहर गंडक के ऊपर बना है और यह पश्चिमी चंपारण को लाभान्वित कर रहा है। प्रश्न संख्या 48, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 48 नंबर सवाल का उत्तर क्या है? सी। बोले तो 8 है उत्तर इसका। 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 49, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए, पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा 2.86, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है, बिहार का क्षेत्रफल। लेकिन जब अभी सवाल जनसंख्या का पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है 8.6%। 50 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है रोहतास में। इससे पहले हम लोगों ने जनगणना में यह भी देखा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, वो था गोपालगंज में। इसी के साथ हमारा 9वां नंबर सेट भी कंप्लीट होता है दोस्तों। पूरे जोश और एनर्जी के साथ हम लोग अगले सेट की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका सेट नंबर 10। आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 2016। हाँ बिल्कुल, 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 2 नंबर सवाल, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? देख लीजिए, नीचे ऑप्शन है घाघरा, सकरी, बागमती, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सकरी नदी जो है वो हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, बाकी बागमती और घाघर हिमालय से आती है। तीसरा प्रश्न, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो गंगा आती है पहाड़ों से और नीचे हरिद्वार आते ही माना जाएगा कि यह समतल भूमि पर बहना शुरू हो गई। चौथा नंबर सवाल, दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है ये बताना है, ये आप बता सकते हैं। देखिए, ये जो गया है ये जलोढ़ का क्षेत्र है, लेकिन यह पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र है क्योंकि यह गंगा से काफी दूर है। 5वां नंबर सवाल, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इनमें से अधिक तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ऋतु है, यहाँ तो तीनों ही है। 6 नंबर सवाल, सतधारा या सतघरवा कुंड स्थित है कहाँ है? तो आप कभी गए हो राजगीर घूमने तो आपको पता होगा कि इसका उत्तर राजगीर होने वाला है। 7वां प्रश्न है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसका उत्तर है दोस्तों 1954 में कोसी परियोजना चालू हुई थी। 8वां सवाल, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है मुंगेर में है, भीम बांध मुंगेर में है। 9वां सवाल, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सबसे ज्यादा कौन सा है? दीजिए उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। इसका जवाब है कैमूर। कैमूर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है। प्रश्न संख्या 10, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखिए, बिहार में तो सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है गया में। ये जो है झारखंड से लगा हुआ जिला कोडरमा, उससे गया लगा हुआ है
और झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कोडरमा में अभ्रक का। तो गया भी उससे सटा हुआ है, तो यहाँ भी हो रहा है। 11 नंबर सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः क्या है? तो अगर भारत का पता हो तो बताइए। भारत का है 382 और बिहार का क्या है 1106। अपना उत्तर बी हो गया। 12 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताना है आपको। न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक तो आप जानते ही हैं कि वो गोपालगंज में है, लेकिन न्यूनतम है मुंगेर, याद रखना है। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बरौनी वाला जो कारखाना है तेल शोधन का, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इसका उत्तर है रूस। अगला सवाल, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, कहाँ है? इसका उत्तर है मधेपुरा में। बिहार में विद्युत इंजन का कारखाना मधेपुरा में है। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल, मधौरा स्थित डीजल रेल कारखाना, मधौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल ईंधन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो यहाँ पर मधौरा में जो बनाई जा रही है डीजल रेल कारखाने में एक डीजल इंजन जिसको नाम दिया गया है गजराज, बताइए यह कितने हॉर्स पावर का है? इसका उत्तर है 6000 हॉर्स पावर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार में 2 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। संविधान में इस बात को लिखा गया है, लेकिन अनुच्छेद 193 में, माफ कीजिएगा 173 में, 173वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए किसी भी सदस्य बनने के लिए वह 25 साल होना चाहिए। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल क्या है? अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, या इनमें से अधिक? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब भी होगा इनमें से अधिक, क्योंकि ये बाकी सारे काम करती है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में तीनों ही शामिल है। 21 नंबर सवाल, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली मुख्यमंत्री पूछ रहा है, ऑप्शन में जो भी है वो तो है ही नहीं। बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी। 22 नंबर सवाल, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? सचिवालय का कार्य बताइए। नीति निर्धारण करना है सचिवालय का काम? नहीं, सिर्फ नीति निर्धारण नहीं है। क्या विभागीय मंत्रियों की सहायता करना है? यह भी काम है। विधान नियमावली का गठन करना, यह भी है। तो सचिवालय जो है यह सारी चीजों पर काम करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 23, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों में की गई है, और यह किया गया है 243 डी के अनुसार। 24 नंबर सवाल देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, इनके सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है राष्ट्रपति, बिल्कुल। अगला सवाल, किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? इसका उत्तर है 1984 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जी हां,
क्योंकि इसका उत्तर चंपारण और सारण दोनों होगा, दोनों जगहों से शुरू हुआ, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी। 27 नंबर सवाल, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका उत्तर है अंबारी, अंबारी या अंबारी दोनों जगह बोल सकते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। 28 नंबर सवाल देखिए, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? चौकीदारी कर देना बंद कर दिया, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है उपयुक्त में एक से अधिक, यानी कि इसका उत्तर दरअसल सारण, पटना और बेतिया, ये तीनों जगह ऐसे थे जहां पर लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। 29 नंबर सवाल देखिए, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद के गवर्नर कौन बने? इसका उत्तर है सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये पहले थे बिहार के गवर्नर द्वैत शासन लागू होने के बाद। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है एमजी हैलेट। ध्यान दीजिए, सवाल में कहा जा रहा है 1937 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद बिहार के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले छोड़कर दूसरे का नाम बताना है। दरअसल दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। 32 नंबर सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 फरवरी 1942 को पटना के सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 7। 33 नंबर सवाल, किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? आजाद दस्ता सक्रिय रहा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। 34 नंबर सवाल, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? दोस्तों, बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी, तो यह कब हुई? यह दरअसल हुई 1893 में। ठीक है, याद रखिए गौरक्षणी सभा की बात हो रही है, इसकी स्थापना हुई 1893 में। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? क्या है इसका उत्तर? 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था नोनिया विद्रोह। ठीक है, 37 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? पटना, भागलपुर, चंद्रनगर या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है चंद्रनगर। अगला सवाल, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? बर्नियर अगर आपको याद हो तो वह आया था दाऊद खां के टाइम पर। निम्नलिखित में से कौन सिरशाह का उत्तराधिकारी बना था? इस्लाम शाह। जी हाँ, इस्लाम शाही तो है। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी? बताना है। मौखरी वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद कौन बना? इसका उत्तर है पाल वंशीय। पाल वंश का शासन शुरू हो गया। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बिहार एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? सिकंदर लोदी ने ऐसा किया और ये है ऑप्शन ए, यानी कि अलाउद्दीन हुसैन शाह, यही था बंगाल का शासक। 42 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? बिहार में इतने हमले किए, इतने कांड किए, फिर भी अब बिहार में ही दफन है। इसका उत्तर है बिहार शरीफ। 43 नंबर सवाल, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका उत्तर है, आप भी जानते होंगे, चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन में हुआ। 44 नंबर सवाल, कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि हरि सिंह देव। हरि सिंह देव एक समाज सुधारक राजा।
45 नंबर सवाल है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? कौन था वो? इसका उत्तर है ये तीनों ही लोग थे, धर्मपाल, देवपाल और हर्ष। इन तीनों ने नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिए। और 40 नंबर सवाल देखते हैं, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का शासक कौन बना? गुप्त वंश का संस्थापक कौन बना? परवर्ती गुप्त की बात हो रही है, ना कि गुप्त की। परवर्ती गुप्त वंश का शासक कौन बना? इसका उत्तर है कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है कुमारगुप्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है बिल्कुल। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी सवाल महत्वपूर्ण ही है। 48 नंबर, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हर्यक वंश आया, ठीक है, तो हर्यक यहाँ भी है, यहाँ भी है। हर्यक के बाद आया शिशुनाग वंश, यहाँ है, फिर नंद और फिर मौर्य। यानी अपना अपना उत्तर क्या हो गया? बी। देखिए 49 नंबर सवाल, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है मुंगेर। आप देख रहे हैं कि कुछ जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके नाम याद रखिए, जहाँ नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, जो जो भी ये पाषाणकालीन अवशेष मिलते हैं, कहाँ से क्या मिला है एक बार देख लीजिए, उनका लिस्ट देख लीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वहाँ से सवाल भी आपसे पूछे रहते हैं। 50 नंबर सवाल, ये आखिरी है इस सेट नंबर 10 का, और इसके बाद 2 सेट और लगाएंगे, तभी हम लोगों के 300 सवाल होंगे। अभी ये 200 सवाल हो चुके हैं। तो 50 नंबर सवाल है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख, इसका उत्तर है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद में अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो चलिए आते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 11। 11 नंबर सेट का यह पहला सवाल रहा आपके समक्ष, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया। देखिए ये तीनों जो जगह है वह बिहार के उत्तर में है और हिमालय के तलहटी में है, ठीक है, उससे सटा हुआ इलाका है जहाँ दलदली मिट्टी मिलती है। इसीलिए सीतामढ़ी भी, किशनगंज भी, सुपौल भी और अररिया, इन तीनों ही जिलों में दलदली मिट्टी का विस्तार है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? कोसी, बागमती, कमला या उनमें से सभी? तो यह है बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी। तीसरा सवाल, श्रेयामन पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है पश्चिम चंपारण। दोस्तों, पक्षी अभयारण्य हो, झील हो, झरने हो, नदी हो, इन सब को आप अच्छे से याद रखिए। एक लिस्ट जो मिलता है इन चीज़ों का, उसको आप बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। आपके पास टाइम इतना बचा नहीं है, तो लगातार इन चीज़ों को देखते चलिए, तभी याद होगा। और जैसे ही ये सेट प्रैक्टिस का ख़त्म होगा सिलसिला, हम शुरू करेंगे वन लाइनर बिहार का, ताकि जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से बिहार को, वो कम से कम वन लाइनर के थ्रू कंप्लीट कर सकें। और वन लाइनर जो है काफ़ी होगा बिहार के लिए, क्योंकि बिहार से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं और बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। इसीलिए जो भी मटेरियल मेन रूप से मिलता है मार्केट में, उसको अच्छे से पढ़ना है, बस वहीं से सवाल आएगा। तो वन लाइनर्स को करने से आपका लगभग सवाल बन सकता है। तो ठीक है, बात की बातें हैं। अभी हम लोग करेंगे चौथा नंबर सवाल, जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पश्चिमी मैदान में, उत्तरी पूर्वी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी मैदान में, या इनमें से अधिक? देखिए जूट का उत्पादन जो बिहार में होता है वो उत्तर पूर्वी मैदान में होता है, ठीक है, वो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज वाला इलाका। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बरौनी जो स्थित तेल शोधक कारखाना है किस महारत्न कंपनी की इकाई है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एक महारत्न कंपनी है जिसके अंतर्गत बरौनी तेल शोधक कारखाना है।
छठा नंबर सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ? देखिए, इस जिले में जो है रेशमी वस्त्र उद्योग का इतना विस्तार है कि यहाँ के रेशमी वस्त्र को जीआई टैग मिला है, और इसका उत्तर है भागलपुर। भागलपुर के सिल्क वस्त्र को जीआई टैग भी मिल चुका है। सातवां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है 25.4, यानी कि लगभग एक दशक में 1/4 जनसंख्या वृद्धि हुई है बिहार राज्य में। आठवां सवाल, और ये जो है पूरे देश में सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 8, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 1974 ईस्वी में। ठीक है, 9वां नंबर सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है, गोपालगंज। 8वां सवाल, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? ध्यान से देखिए, सवाल कह रहा है बंगाल और बिहार के मध्य में जो सीमा निर्धारण हो रहा है वह कौन सी नदी करती है? ये कमला तो नहीं होगी, आप भी समझ रहे हैं। महानंदा और महानदी में कंफ्यूज मत होइएगा, महानदी उड़ीसा तरफ है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है महानंदा। प्रश्न संख्या 11, श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है। फिर से कुंड का सवाल है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है मुंगेर। मुंगेर में हम लोगों ने कुछ कुंड देखे, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड। ठीक है, और लक्ष्मण कुंड भी था। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना, इसका उत्तर क्या है? सोन नदी पर बना सोन परियोजना जो है वो बिहार का सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, अंग्रेज जमाने का। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके थ्रू आपको इनकी जानकारी हो जाएगी कि कौन सी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। इसमें से जो अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले उसको कर लेते हैं, फिर बचे हुए को करते हैं। तो देखिए, पुनपुन तो फतुहा में मिलेगी। ठीक है, पुनपुन का फतुहा से संपर्क है। और कोसी जो है वो कुर्सेला। गंडक कहाँ मिलेगा? गंडक है पहलेजा घाट। और कर्मनासा जो है वो चौसा, चौसा नदी, यानी कि अपना उत्तर ऑप्शन सी होगा। 14 नंबर सवाल है कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसमें है पश्चिम चंपारण। 15 नंबर सवाल, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पटना में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात बताइए दोस्तों। इसका उत्तर है 918। याद रखना है आपको, बिहार का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है। 17 नंबर सवाल देखिए, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लगभग 90% इलाके में बिहार के जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 18 नंबर सवाल, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है एक स्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय? इसका उत्तर है त्रिस्तरीय। एक जिला, एक प्रखंड और एक गांव के लेवल पे। 19 नंबर सवाल, पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार लेती है, केंद्रीय चुनाव आयोग लेता है, या फिर राज्य सरकार? इसका भी उत्तर है राज्य सरकार। राज्य सरकार ही पंचायती चुनाव कब होंगे इसका निर्णय करती है। 20 नंबर सवाल है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सवाल है विधान परिषद से, तो कितने सेवानिवृत्त हो जाएंगे? इसका उत्तर है 1/3। 6 साल किनका कार्यकाल होता है? हर 2 साल में 1 तिहाई लोग हटते हैं, इस तरीके से
6 साल में संख्या हमेशा बराबर रहती है। 21वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 22 नंबर सवाल देखिए, विधान सभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। 24 नंबर सवाल देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? 1949 में। 25वां सवाल है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस सवाल को हम लोगों ने पहले भी बनाया है। उत्तर है भोला पासवान शास्त्री। 26 नंबर सवाल है, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? इसका उत्तर है नखासपिंड में। 27 नंबर सवाल देखिए, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? इसका उत्तर है डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। अगला सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? बताना है कि याहिया मनेरी जो हैं वो कौन से सिलसिले से संबंधित थे। तो इसका उत्तर है फिरदौसी। 29 नंबर सवाल है कि किस मुगल बादशाह ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? इसका उत्तर है औरंगजेब। 30 नंबर सवाल देखिए, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन। 31 नंबर सवाल, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो इस सवाल का उत्तर मैंने आपको पहले दे रखा है, मजहरुल हक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? सेन वंश का शासक क्या लक्ष्मण सेन था? हाँ बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, लक्ष्मण सेन का नाम। 33 नंबर सवाल, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का वर्चस्व स्थापित हुआ? क्या वह खिलजी युग था, तुगलक था, लोदी था, कब हुआ? देखिए अच्छे से, बिहार पर वर्चस्व स्थापित हुआ तुगलक काल में। हम लोगों ने ऊपर देखा, गयासुद्दीन तुगलक, उस पर मोहम्मद बिन तुगलक दोनों आते हैं और इस क्षेत्र बंगाल के क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हुए जब लौटते हुए बिहार के उत्तरी हिस्से को कब्जे में लेते हैं। 34 नंबर सवाल, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया? इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल है कि 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया? छापामार युद्ध करने के लिए फेमस है अमर सिंह, क्योंकि कुंवर सिंह तो डायरेक्ट ही लड़ रहे थे। अमर सिंह वो कैमूर वाले इलाके में, रोहतास वाले उन पहाड़ियों में छापामार युद्ध चला रहे थे। 36 नंबर सवाल, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? इसका उत्तर है विजय सेन ने। नाम याद रखिए कि सेन वंश का एक शासक जिसने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया। नान्यदेव ही कर्नाट वंश का संस्थापक भी है। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तार किया? इसका उत्तर है दोस्तों सिकंदर लोदी। 38 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? तो शेरशाह द्वारा जो किए गए हैं वो देख लेते हैं पहले। और ये भी हम लोग जानते हैं कि इबादत खाना जो है वो तो शेरशाह ने नहीं बनवाए थे, है ना। बाकी
आप लोग जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, किला ए कूना, ये भी शेर शाह के द्वारा बनाया गया। और सिकंदरी गज, ये इसी के द्वारा चलाया गया था, शेर शाह के द्वारा। और सन के डंडी का प्रयोग, तो ये 3 काम किए गए शेर शाह के द्वारा। ठीक है, यानी कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर है इबादत खाने का निर्माण शेर शाह ने नहीं करवाया, यानी कि हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। 39 नंबर सवाल देखिए, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो इसका उत्तर क्या है? शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 तो सही है, लेकिन बीपीएससी ऐसा ही एक बार सवाल पूछ चुका है जिसमें वह तारीख पूछ रहा था। इसका उत्तर है 22 अक्टूबर 1764। बिहार के वहाबी नेताओं ने मृत्युदंड की सजा निम्नांकित में से किससे मिली थी? तो वो कौन से वहाबी नेता हैं जिनको मृत्युदंड की सजा मिली? इसका उत्तर है, हाँ, तीनों को, याहिया अली, मोहम्मद जफर और मोहम्मद सफ़ी। ये तीनों वहाबी नेता थे जिन्हें मृत्युदंड दिया गया था। 42 नंबर सवाल देखिए, संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा है? संथालों का विद्रोह होगा जहां संथाल जनजाति ज्यादा है, वह क्षेत्र है मुख्य रूप से राजमहल का क्षेत्र और बिहार का भागलपुर का क्षेत्र, यहाँ संथाल विद्रोह हुए। 43 नंबर सवाल देखिए, बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किन के नेतृत्व में हुआ? 1857 जुलाई, पटना की बात है। पटना में आपने नाम याद रखा होगा, पीर अली का। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो पत्रिकाओं से सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है स्वराज कथा। बाल मुकुंद वाजपेयी का नाम याद रखेंगे। 45 नंबर सवाल है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि इन तीनों ही जगहों से प्राप्त हुआ है, सारण, सोनपुर और वैशाली। 40 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया? बिहार क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका उत्तर है कीकट प्रदेश। ठीक है, 47 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से हरेक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार को माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक थे, क्योंकि बृहदत्त को कई लोग जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके अनुसार बृहदत्त को माना जाता है कि उसने हर्यक वंश बनाया है। गार्गी संहिता में है ना, हम लोगों ने ऊपर देखा भी है। 49 नंबर सवाल है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो सबसे पहले किसने किया? तो इसका उत्तर है अजातशत्रु ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? बताइए। यस, इसका उत्तर है सेल्यूकस। चलिए अगले सेट की ओर बढ़ते हैं, सेट नंबर 12। ये सेट आखिरी सेट होगा इस वीडियो के लिए, यानी वीडियो नंबर 2 के लिए। पहला सवाल है आपके सामने, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, मिथिला क्षेत्र में पूछा जा रहा है कि कौन से जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ। उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है मल्लीनाथ और नेमिनाथ दोनों, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक, परवर्ती गुप्त से सवाल है, क्या होगा इसका उत्तर? जीवित गुप्त है आखिरी शासक। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो गुप्त वंश के बाद बिहार में मौखरी वंश का वंश से शुरू होता है। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? क्या वसुमित्र नहीं थे, नागार्जुन नहीं थे, कालिदास नहीं थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ये कनिष्क के दरबार में कालिदास नहीं थे, ठीक है, बाकी वसुमित्र और नागार्जुन दोनों ही थे। अगला सवाल देखिए, अशोक
ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की? यह सवाल कई बार पूछा जाता है। इसका उत्तर है 10 वर्ष के पश्चात। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो एंटियोकस ने किसे भेजा था? डायनोसियस को। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है विराट। देखिए, ऋग्वेद में विराट शब्द का उपयोग किया गया है और मगध क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो इन्हें माना जाता है कि पाटलिपुत्र शहर से इनका संबंध था। पालकालीन कलाकार विट्ठल कहाँ के निवासी थे? ठीक है, इसका उत्तर ये नालंदा के थे। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? माना जाता है कि अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी। 11 नंबर सवाल देखिए, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खानुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? तो बताइए कि सिकंदर लोदी ने बंगाल के किस शासक को हराया और फिर उसके बाद दरिया खानुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? इसका उत्तर है हुसैन शाह सरकी। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था वो बताइए कब हुआ था? इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चौसा का युद्ध हुआ ही नहीं था इन किसी भी तारीखों पे। ठीक है, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। 13 नंबर सवाल देखिए, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? ये था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? दोस्तों, इसका उत्तर है 25 जुलाई 1857। यह सवाल भी पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा। 15 नंबर सवाल देखिए, बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, अक्टूबर में हुआ 16 अक्टूबर को। और सैन्य टुकड़ियों का पहला विद्रोह हुआ 25 जुलाई को। याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तारीख है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है 1912 ईस्वी में। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? इनका नाम है जैनुद्दीन हैबत जंग। तो अफगानों ने इनकी हत्या कर दी। देखिए, शेर खां के पिता हसन खां थे, जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? वो सासाराम के जमींदार थे। अगला सवाल है, पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। बताइए कि कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह दोस्तों हुआ था 1831-32 में। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट साल है। 21 नंबर सवाल देखिए, राजकुमार शुक्ल, इन्होंने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ठीक है, इसका उत्तर है लखनऊ अधिवेशन। 22 नंबर सवाल है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? वह आया था औरंगजेब के टाइम पर। याद रखिए, बर्नियर आया था औरंगजेब के समय पर। मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? फर्रुखसियार का जो है राज्याभिषेक हुआ था 1713 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1707 में औरंगजेब गया, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद फर्रुखसियार 1713। 24 नंबर सवाल है आपके लिए, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? सैयद अहमद पटना कब आए थे? इसका उत्तर है 1821 में आए थे। 25 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? क्योंकि कुछ लोग तो इसके विरोध में थे ना। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, मोहम्मद नूरुल हसन, ये चारों ही लोग इस खिलाफत आंदोलन के समर्थन में थे।
इसलिए इसका उत्तर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो कार्यकारी विषयों का उल्लेख जो किया गया है वह कौन से अनुच्छेद में है? जी हाँ दोस्तों, ये है 243 जी। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 250 लोग होने चाहिए आपके गांव में, तभी वह ग्राम सभा बनेगी। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? इसका उत्तर है 7। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये सवाल कोई बिहार स्पेसिफिक तो है नहीं, इसका उत्तर है 1952 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन थे? बिहार और उड़ीसा प्रांत के मिला करके, उस समय तो एक ही था ना। तो 30 नंबर का उत्तर है ए, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 31 नंबर सवाल देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 159। 32 नंबर सवाल, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो राज्यपाल जो है कोई अध्यादेश अगर विधानसभा से मतलब कोई अध्यादेश जारी करता है तो विधानसभा में कितने दिनों के भीतर इसका मतलब स्वीकार करना जरूरी हो जाता है विधानसभा के लिए? इसका उत्तर है 6 सप्ताह। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना है। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अब तक के नियम के अनुसार ये 500 तक हो सकती है। अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर है बिल्कुल भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। 35 नंबर सवाल देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की कितनी संख्या है? तो यहाँ पर कुल 6 लोग रहते हैं। 37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन हैं? ये थे श्रीधर वासुदेव सोहोनी। 38 नंबर सवाल, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, पीपल, अशोक स्तंभ। बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति पूछा जा रहा है, ठीक है। अनुसूचित जाति होता तो गया होता, लेकिन अनुसूचित जनजाति पूछा गया तो इसका उत्तर पश्चिम चंपारण होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है 1। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लाईवुड का उद्योग यहाँ चलता है। इसका उत्तर है वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में होती है। किशनगंज आप जानते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। किशनगंज किधर है? बिहार के उत्तर पूर्व में है। 43 नंबर सवाल देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत की, बताइए कब की? इसका उत्तर है 25 सितंबर 2017 में। 44 नंबर सवाल है, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? कहलगांव का जो विद्युत परियोजना है किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि एनटीपीसी ने। देखिए अगला सवाल 45 नंबर, प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है, कहाँ है? ये है राजगीर में। नानक जलकुंड राजगीर में है। 40 नंबर, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये है अररिया में, ठीक है। देखिए 47 नंबर सवाल देखिए, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है, कहाँ कब से कब तक है? कृषि रोड मैप 3 की बात हो रही है इस बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2017 से 2022 तक इसकी अवधि रहने वाली है। 48 नंबर सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम चंपारण के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये कोई बड़ी बात है क्या? तो देखिए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है डी नंबर, यानी कि ना तो भागलपुर करता है ना सुपौल करता है, सिर्फ किशनगंज करता है। सवाल नंबर 49, बिहार के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? बिहार
मतलब जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहाँ पर टर्सरी युग के चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है। 50 नंबर सवाल, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक है बताइए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि थोड़ा थोड़ा पुराना। इसका उत्तर है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। 1 2 3 4 5, इन 5 जिलों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिल जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो, आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा, जैसा कि पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ये हमें सूचित करते हैं कि हमारी मेहनत कितनी रंग ला रही है और हमें और कितनी कोशिश करने की आवश्यकता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि आपको कैसा लगा हमारा सेशन, और जो त्रुटियां आपको दिख रही हैं उन पर आप गौर की कराइए ताकि मैं उसे ठीक करता चलूं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।